साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वैशाली नगर के पश्चिम विहार के घर में संजय शर्मा के घर पर पहुंची है एसीबी की टीम। संजय शर्मा से जुड़े रिश्तेदारों और एक ज्वेलर के ठिकाने पर भी जारी है एसीबी का सर्च। जयपुर में संजय शर्मा से जुड़ी 8 जगहों पर चल रही है एसीबी की सर्च कार्रवाई। जयपुर के अलावा भरतपुर और यूपी के मुरादाबाद भी पहुंची है एसीबी की टीम। तो विद्याधर नगर आरटीओ में एडिशनल आरटीओ हैं संजय शर्मा, जिनके अलग अलग ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सबसे पहले एसीबी की टीम जो है वैशाली नगर के पश्चिम विहार एआरटीओ के घर पर अब टीम पहुंची है। चल रही है एडिशनल एसपी भागचंद के सुपरविजन में कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी भागचंद जी। भागचंद जी, क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? कौन है जिनके यहाँ पे कार्रवाई हुई है? ये संजय शर्मा है, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी हैं और इनके एसीबी हेडक्वार्टर की इंटेलिजेंस ब्रांच के द्वारा कुछ इनपुट डेवलप किया गया था और श्रीमान डीजी साहब के निर्देशन में इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। उस केस के अनुसार इनकी जो लीगल सोर्स ऑफ इनकम से जितनी आय होनी चाहिए उनसे ज़्यादा इनके एक्सपेंडिचर्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन सभी चीज़ों को वेरिफिकेशन करने के लिए कि वो इनकी हैं, किसकी हैं, बेनामी हैं, कोई बैंक लॉकर है इनके, इस संबंध में इनके और इनके सगे संबंधी प्लस मित्रों और इनके जो पुश्तैनी गांव हैं उनमें लगभग 10 जगह पे इनके सर्च की जा रही है। मुरादाबाद यूपी भी पहुंची है टीम, उसके अलावा भरतपुर में भी गई है। जयपुर में कहाँ हुई है और कार्रवाई? जयपुर में 8 जगह हैं, जिनमें 4 जगह तो वैशाली में ही है। एक तो इनका पीछे इनके भाई का और इनकी 2 जगह इनकी भतीजी के हैं और एक ज्वेलर्स के है। तो ज्वेलर्स के ये इनपुट है कि वहाँ इन्होंने कोई गोल्ड रखा हो और उसके बदले कुछ कैश ले करके कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की। यूपी पहुंची है टीम। यूपी मुरादाबाद इनका पुश्तैनी गांव है। तो वहाँ पर इनके किसी रिलेटिव के कोई बैंक लॉकर होने की सूचना मिली थी, तो इस संबंध में वहाँ पे भिवाड़ी की टीम भेजी गई है। संजय शर्मा से बात हो पाई आपकी? वो भी क्या यहीं पर है जहाँ आपकी कार्रवाई? हाँ, यहीं पे है। संजय शर्मा यहीं है। क्या कुछ अब तक मिला है, क्या बता पाएंगे? अभी दस्तावेज चेक कर रहे हैं इनके, क्योंकि तीनों बच्चे बाहर पड़े हैं तो उनके पासपोर्ट वगैरह में देखेंगे कब कब यात्राएं की, उनका शिक्षा का खर्च क्या रहा, ये चीजें। समय से इंटेलिजेंस विंग निगरानी कर रही होगी इन सब चीजों की। ये इंटेलिजेंस ब्रांच काफ़ी दिनों से इस इनपुट को डेवलप कर रही है और अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों की वेरिफिकेशन चल रही थी। तो फाइनली जब इनके आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ, माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त किए गए और वारंट की पालना में सभी जगह आज सर्च की जा रही है। तो ये है एडिशनल एसपी भागचंद जो बता रहे हैं कि इस तरीके से जयपुर में 8 जगह, उसके अलावा भरतपुर और अन्य जगहों पर यानी यूपी तक भी एसीबी की 10 टीमें कार्रवाई कर रही है। जयपुर में 8 जगहों पर संजय शर्मा के खुद के ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और उसके बाद ये कुछ देर बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरी सर्च की ऑपरेशन में कितनी अकूत संपत्ति जो कि बेनामी संपत्ति और आय से अधिक अर्जित की गई है वो साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे। यूटीबी नर्सेस ने किया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का घेराव। यूटीबी नर्स को नहीं हटाने की रखी मांग। हाल ही में पीबीएम अस्पताल से हटाए गए थे यूटीबी नर्सेस। कई दिनों से पीबीएम अस्पताल में चल रहा नर्सेस का ये धरना। तो फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। बीकानेर से ये खबर सामने आ रही है। यूटीबी नर्सेस ने किया केंद्रीय मंत्री का घेराव। यूटीबी नर्स को नहीं हटाने की मांग जो है वो रखी गई है। यूटीबी हाल ही में दरअसल आपको बता दें पीबीएम अस्पताल से हटाए गए थे यूटीबी नर्सेस और ऐसे में अब जो है कई दिनों से पीबीएम अस्पताल में नर्सेस का ये धरना चल रहा है। बीजेपी में जिलाध्यक्ष चुनने के लिए प्रदेश स्तर पर कवायद जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। लेकिन दिल्ली चुनाव पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने दिल्ली जीतने का दावा करते हुए राहुल गांधी पर ऐसा तंज कसा कि सब हैरान रह गए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा। राहुल गांधी पर कसा तंज। ये कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। बोले कांग्रेस की कब्र खोद देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी हैं।
वो इतनी कबर कांग्रेस की खोद देंगे कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही जिला अध्यक्ष चुनने की कवायद के तहत जयपुर पहुंचे हों, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा तंज कसा। कांग्रेस तो वहाँ खत्म हो चुकी है 2013 के पहले ही। जो कुछ बची थी, माननीय राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी, उनकी भगवान उनकी अच्छाई बरकरार रखे। वो इतनी कबर कांग्रेस की खोद देंगे कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। इसके अलावा जिला अध्यक्ष के चुनाव पर जवाब देते हुए उन्होंने स्वच्छ छवि वाले कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने की बात कही। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर भी अपनी बात रखी है। हम लोगों ने तय किया था कि 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के भाजपा के ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप न हो और पिछले 2 चुनावों में उनकी निष्ठा भाजपा के साथ सही बनी रही, पुराना संगठनात्मक अनुभव हो, उसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुख स्थान प्राथमिकता से देते हुए यथासंभव सर्वसम्मति से नाम लाने का आग्रह किया गया था। जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। उपचुनाव में जनता ने अपना जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो बने रहने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कुछ न कुछ बयानबाजी भी करनी है और कुछ न कुछ आरोप भी लगाने हैं। करने दीजिए, लगाने दीजिए। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। तो अब जो थोड़ा बहुत स्थान उनके पास बचा है, उसमें वो विपक्ष के दायित्व का और मजबूती से निर्वहन करें। मैं तो कहूँगा कि ईश्वर उनको ताकत दे, कोई बुराई नहीं। लोकतंत्र है, जो बातें वो उठाएंगे उससे कोई हमारा नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं सर। ये सवाल आपको माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है कि वो तय करें कि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होना है, कोई विस्तार होना है, होना भी है कि नहीं होना है। यह उनका विशेषाधिकार है, बल्कि एकाधिकार है। इस संदर्भ में उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात तो की नहीं और कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। वो सक्षम है, उस पर वो अपना समय अनुरूप जो उचित निर्णय होगा लेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही साफ छवि वाले उम्मीदवारों को जिलाध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हों, लेकिन अभी भी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर पेच फंसा है। ऐसे में बीजेपी जहां जनवरी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की बात कर रही थी, वो दावा भी अब फेल होता दिख रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी संगठन चुनाव के साथ जिला अध्यक्ष का चुनाव भी करवा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। विरोध के बाद बीजेपी ने एक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रोकी है। जिले के डूंगरखेड़ा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को रोका गया है। भाजपा प्रदेश सह संयोजक योगेंद्र सिंह तंवर ने जारी किया आदेश। इस मामले में 7 दिन में मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। प्रताप सिंह रावत का स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे थे विरोध। ब्यावर दौरे पर रही उप मुख्यमंत्री को भी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने एक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रोकी है। प्रताप सिंह रावत का स्थानीय कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और ब्यावर दौरे पर रही डिप्टी सीएम को भी की थी शिकायत। तो बीजेपी ने एक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो रोकी है। विरोध के बाद बीजेपी ने यह फैसला लिया है, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रोकी है। भाजपा प्रदेश सह संयोजक योगेंद्र सिंह तंवर ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। इस मामले में 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। प्रताप सिंह रावत का स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे विरोध।
जयपुर के कानोता बाग में देवी पथ पर रहने वाली 75 साल की महिला के बंगले पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की जांच में पता चला है कि लूट की वारदात को अंजाम 10 दिन पहले काम पर रखी गई सावित्री नाम की महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया। वारदात के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लुटेरी नौकरानी का अब तक नहीं लगा सुराग। घर में बंधक बना बुजुर्ग महिला से लाखों की लूट। नौकर ने बोला भैया जी जल्दी आओ, यहाँ पे तो चोरी हो गई, हम सबको बांध गए, ऐसा ऐसा कांड करके। 10 दिन पहले ही रखा था काम पर, नहीं हुआ था नौकरानी का वेरिफिकेशन। जयपुर के कानोता बाग में देवी पथ पर बना मंजू कोठारी नाम की बुजुर्ग महिला का ये वही घर है जिसमें घरेलू नौकरानी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर करीब 57 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सावित्री नाम की जिस महिला को 10 दिन पहले काम पर रखा गया वो नेपाल की रहने वाली थी। इतना ही नहीं, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। इससे क्या बनाया था? वेरिफिकेशन इसलिए उन्होंने, मैडम ने बोला कि अपना आधार दो, वेरिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन आधार मांगा तो वो जब मांगते तब वो टालम टोल कर जाती, बातों को इग्नोर कर जाती कि मेरा भाई है जो रूम पे नहीं है तो मैं कल दूंगी, परसों दूंगी। अब वो इस तरह से करते करते लास्ट दिन इस तरह का अंजाम करके गई है। वारदात सोमवार देर रात की बताई जा रही है, लेकिन इतने घंटे बीतने के बाद भी नौकरानी और उसके 2 साथियों का अब तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि उसके नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यूपी और बिहार पुलिस से संपर्क कर नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट किया है। व्यवहार ऐसा था कि वो एनआईटी में करीबन 7-8 घंटा, तो पूरे दिन में वो 7-8 घंटा तो फोन पे रहती थी, और वो किसी भी कर्मचारी से ऐसे लगाव से बात नहीं करती थी। न वो मैडम के पास कोई ज्यादा रहती थी, न तो मैडम के पास कोई ज्यादा रहती थी वो, न हमारे लोगों से उसका कोई ज्यादा लगाव था। उसका एनी टाइम फोन पे ज्यादा लगाव था। खाली एक बर्तन थोड़ा सा मांजते हुए उसको देखते थे कभी सी, और कभी कभी सी ऐसे डेस्टिंग, लेकिन फिर भी वो उसके कान पे तो फोन ही रहता था। वारदात के वक्त मंजू कोठारी के घर में उनका घरेलू नौकर संदीप और नौकरानी प्रतिमा भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नौकरानी सावित्री ने रात के वक्त घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिससे मौका पाते ही उसके दोनों साथी घर में घुसे। और इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें नौकरानी अपने एक साथी के साथ जाते हुए नजर आ रही है। कानोता बाग देवी पथ पर रहने वाली मंजू कोठारी के घर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इसी गेट नंबर 3 से रात करीब 11:35 पर इस कॉलोनी में घुसे थे। ये कॉलोनी का गेट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा गार्ड के लिए जो कैबिन बना रखा है वो फिलहाल बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। और इसी रास्ते से होकर के दोनों बदमाश जो कि घरेलू नौकरानी सावित्री के साथी थे, जिसके साथ मिलकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से किराए की उस टैक्सी का नंबर भी मिला जिससे लूट के बाद तीनों फरार हुए थे। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि वो तीनों को मथुरा तक छोड़कर आया है। बहरहाल पुलिस आरोपी नौकरानी की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं लगा है। अब पुलिस ने बिहार और यूपी की पुलिस की मदद से भी नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उसके आधार पर नौकरानी उसके साथियों की तलाश लगातार जारी है, और आने वाले वक्त में पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द ये बदमाश गिरफ्त में आ जाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं बारा के मांगरोल में बजरी ठेका कर्मियों द्वारा मजदूरों से सरेराह मारपीट के विरोध में भाजपा नेता और ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने पार्वती नदी के बजरी लीज धारक पर गुंडागर्दी और अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। मांगरोल के मुख्य चौराहे पर बजरी ले जा रहे मजदूरों से मारपीट में घायल ट्रैक्टर चालक से भाजपा नेता आनंद गर्ग ने उनके गांव मुंडिया पहुंचकर मुलाकात की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बजरी ठेकेदार द्वारा अवैध चेक पोस्टों का निर्माण किया गया है, जहां पर आसपास के ग्रामीणों से रवन्ने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। अवैध वसूली और माइनिंग से बात करेंगे कि अवैध वसूली तुरंत बंद होना चाहिए। ये पूर्ववर्ती सरकार ने जो परंपरा चला रखी थी उसको बंद करेंगे, और हमने वादा किया था चुनाव में गांव-गांव घूम के लोगों से कि इस अवैध खनन के नाम पर जिस प्रकार की गुंडागर्दी लोगों से मिली भगत करके कुछ नेता, कुछ पुलिसकर्मी पिछली सरकार में कर रहे थे,
तो उसके लिए हमने जबरदस्त उस समय विरोध किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। टेट भरला तैवान रवाना चेक करवाई, बोली रवाना चेक करा दो, रवाना चेक कराया बाद में टेट बंद कर दो। टेट बंद कराया बाद में टेट ले जावे कि दादागिरी वन मजूम लपड़ा था देदार जबरदस्ती लाठी चार्ज कर दी, मारपीट करी हमारे साथ। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल आज आगंतुकों से मुलाकात करेंगे। सीएम से मिलने कई विधायकों ने मांगा है समय। विधायकों और जनप्रतिनिधियों से होगा 1-to-1 संवाद। दोपहर 12 बजे तक मुलाकात कर चलेगा दौर। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठकों में होंगे शामिल। शाम 5 बजे जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम भजनलाल आज आगंतुकों से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। समय मांगा था सीएम से। सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठकों में शामिल मुख्यमंत्री होंगे। सीएम से मिलने के कई विधायकों ने समय मांगा था। जयपुर से बड़ी खबर है। जिलों को समाप्त करने के खिलाफ होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। नीमका थाना जिले को समाप्त करने को लेकर लगाई गई है याचिका। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी सुनवाई। तो जानकारी आपको दे दें, जिलों को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। नीमका थाना जिले को समाप्त करने को लेकर लगाई गई है याचिका और चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जिलों को समाप्त करने के खिलाफ होगी हाईकोर्ट में ये सुनवाई। नीमका थाना जिले को समाप्त करने को लेकर याचिका लगाई गई है। और चलिए अब आपको मौसम से जुड़ी बड़ी खबर देंगे। आज प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट है। घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और जानकारी आपको दे दें कि आज प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम बदल सकता है, सर्दी एक बार फिर से वापस आ सकती है क्योंकि बीच में मौसम सामान्य हो गया था। ऐसे में फिर से 11 जिलों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट है। घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। दौसा में एक बार फिर बदला है मौसम का मिजाज और सर्दी रिटर्न हो चुकी है। दौसा में बीती रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बदलाव के बाद रात के समय जिले के अधिकतर इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश का दौर देखने को मिला। किसानों का मानना है कि इस बारिश से चना, सरसों, गेहूं और जौ की फसल में काफी फायदा होगा। तो बारिश के कारण सर्दी से आमजन परेशान है, लेकिन किसानों के फसल में बारिश से फायदा होने की उम्मीद है और जिससे चना, सरसों, गेहूं और जौ की फसल जो है वो काफी बढ़ेगी और फायदा होगा इस बारिश के बाद। एक बार फिर सर्दी रिटर्न हो चुकी है। बीती रात दौसा जिले में कई जगहों पर बारिश हुई। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिला। बांदीकुई इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें आप देखिए, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दूसरी ओर सड़क पर जो अभी गड्ढे हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का मौसम रात के समय रहा। कैसा मौसम था रात को, कितने बजे बारिश आई है, क्या है? रात को 2 बजे बारिश हुई है और बहुत अच्छी बारिश हुई है और हमारी फसलों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। एक और किसान हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे कि रात को बारिश आई है तो कौन कौन सी फसलों के लिए फायदेमंद है, क्या? सभी फसलों को फायदा है, जौ भी बढ़िया हो गए, गेहूं भी बढ़िया होंगे, चने में भी ज्यादा फायदा चनों के लिए हो रहा है। बिल्कुल सर्दी रिटर्न हो चुकी है क्योंकि रात के समय दौसा में बारिश हुई है। बारिश के बाद जो फसलें हैं, फसलों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। किसानों का मानना है कि चना, सरसों, गेहूं जो सभी फसलों में फायदा होने की उम्मीद है। और पिछले 2 दिनों से तेज धूप पड़ने के कारण लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर बारिश आई है तो एक बार फिर सर्दी रिटर्न हो चुकी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। भरतपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश होने लगी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश और बढ़ती ठंड किसानों के लिए कारगर साबित होगी। गेहूं और सरसों की फसल के लिए ये बारिश और ठंड अच्छी मानी जा रही है।
जयपुर में एक बार सर्दी ने फिर से दस्तक दी है। हल्की बारिश के साथ जो सर्द हवाएं चल रही हैं उनसे लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार 2-3 दिन से कड़ी धूप निकल रही थी, जिससे लोगों ने जो लगातार सर्दी पड़ रही थी उससे राहत की सांस ली थी। लेकिन अचानक देर रात से हुई हल्की बारिश और उसके साथ सर्द हवाओं ने फिर से तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। माना तो ये जा रहा है कि किसानों के लिए ये जो ठंड और बारिश कारगर साबित हो रही है, क्योंकि गेहूं और जो सरसों की फसल है उसके लिए ये बारिश और बढ़ती हुई ठंड अच्छी मानी जा रही है। लेकिन लोगों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अभी भी कई जगह हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम देखिए आप किस तरह से जो मौसम है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं, क्योंकि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो ही ज़रूरी काम से जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बारिश और सर्द हवाएं हैं उनसे जो ठंड है वो लगातार बढ़ी है और तापमान में गिरावट आने के चलते एक साथ जो ठंडक है वो अब देखने को मिल रही है। 2-3 दिन से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन फिर अब लगातार जो बारिश हल्की बारिश का जो दौर है वो जारी है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। खबर भरतपुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से स्लीपर बस से टकराई और इसके बाद डिवाइडर से टकरा गई है। बस में बैठे करीब 15 से 20 यात्री गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। बस जयपुर से आगरा जा रही थी। नेशनल हाईवे 21 पर डेहरा मोड़ के पास हादसा हुआ है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बस की हालत आप देख सकते हैं। आगे से बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। खड़े ट्रक से टकरा गई बस में 15 से 20 यात्री जो हैं वो घायल हुए हैं और घायलों को फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। डूंगरपुर के वसुंधरा विहार इलाके में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान के अवैध रूप से ठहरने का मामला सामने आया है। शिकायत पर एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य के साथ कार्यकर्ता हॉस्टल पहुंचे, जिन्हें हॉस्टल के एक कमरे में अफसर ठहरे मिले, जिस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और मामले में कलेक्टर से जांच करने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। डूंगरपुर के सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के बाहर देर रात एबीवीपी कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए। आरोप था कि पिछले 3 दिन से सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान ठहरे थे, जिसकी सूचना एबीवीपी कार्यकर्ता को मिली और वो हॉस्टल पहुंच गए। उनके साथ ही एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री रामकृष्ण मेहता, जिला संयोजक महिपाल समिति, जनजाति प्रमुख राजेंद्र खराड़ी भी मौजूद थे। मौके पर पहुंचकर सभी ने पुलिस को सूचना दी और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को फोन कर घटना के बारे में बताया। हमको सूचना मिली थी कि समाज कल्याण का एक छात्रावास है, बालिका छात्रावास, जहां पर एक पुरुष अधिकारी समाज कल्याण विभाग का यहाँ पर 3-4 दिन से रुका हुआ था। राज्यपाल का सख्त आदेश है कि पुरुष अधिकारी इस किसी भी बालिका छात्रावास में नहीं रुक सकता है, लेकिन फिर भी यह अधिकारी मोहम्मद अशफाक नाम से व्यक्ति है जो यहाँ पर रुके हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी, हम आधी रात को भी कार्यकर्ता आए हैं और उस अधिकारी को यहाँ से हटाया है। सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में 40 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का सहायक निदेशक अशफाक खान के हॉस्टल पर ठहरने पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने भी नाराजगी जताई और तुरंत अशफाक खान को वहां से निकलने के निर्देश दिए। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों को भी हॉस्टल पर तैनात करने की बात कही। देखिए, इसमें रात को करीब 1:15 बजे फ़ोन आया था अननोन नंबर से। उन्होंने ये बताया कि एक अधिकारी हॉस्टल में रुके हुए हैं। मैंने रात को ही बात करके उनको वहाँ से रवाना करवा दिया था और पुलिस को भी हमने भेज दिया था मौके पर। पुलिस ने ये बताया कि मौके पर शांति है और ऐसा कोई इशू नहीं था। वर्तमान में हम हमारे मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी कर रहे हैं और ये रिपोर्ट हम राज्य सरकार को भी भिजवा रहे हैं।